अब हम देखेंगे लेक्चर 1 पॉलिटी का, यूपीएससी आईएएस 2024 के लिए प्रीलिम। सबसे मुश्किल यही है भैया निकालना। अब ये देखो भाई, तुम अगर इसको देखो बिल्कुल इजी है, सोर्स पता होते हैं कि कहाँ से आना है। एक बेर एड की बुक पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, एक मैगजीन पढ़नी है, बस तो 90% क्वेश्चन इसके हल हो जाते हैं। और इसका वेटेज इतना है कि 2023 में इसके 16 क्वेश्चन आए थे, 22 में 11 क्वेश्चन आए, 21 में 18 आए, 20 में 18 आए, 19 में 15, ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन तो हर बार आते ही आते हैं, ये मान के चलो तुम। और सबसे इजी यही पार्ट होता है टैकल करना। और हमेशा गलती क्या करता है इसमें कि बेर एक्ट की बुक नहीं पढ़ते, बेर एक्ट से नहीं पढ़ते, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं। आपको दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है। क्यों, वो बताता हूँ। क्योंकि बेर एक्ट में पार्ट और आर्टिकल वाइज है, जो लक्ष्मीकांत में वैसा नहीं है। उसमें स्टोरी वाइज है थोड़ा ऐसा करके, पर यहाँ पे तुम्हारे को पार्ट पढ़ना है। अभी बताते हैं क्या है। अब ये देखो हम कैसे चलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं क्रक्स पे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स क्या है, ठीक है। अब 2023 की अगर हम बात करें, 2023 में ये क्वेश्चन आया है, जहां पे पूछ लिया है कि भाई चीफ पर्पस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। कि चीफ पर्पस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, चीफ पर्पस है क्या बनाने का, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, चीफ पर्पस क्या होता है इसको बनाने का। अब देखो किसी भी कंट्री के लिए, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बना था 1946 से लेके 49 तक, 3 साल में बना था। 3 साल लगे थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना था 3 साल। वो तो पूरी हिस्ट्री है कि कैसे अंग्रेज 1600 में आए, उसके बाद जो भी हुआ। तो हमारे अंग्रेजों ने जो रूल किया, तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके इंडिपेंडेंस एक्ट तक 1947 तक हमारे लिए अंग्रेज कानून बनाते थे, ठीक है। तो 47 में हम आज़ाद हो गए, ठीक है। अब ये तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, अब हम इसमें नहीं जाएंगे। हम इसमें जाएंगे कि जैसे क्वेश्चन आया है चीफ पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स है क्या वो पढ़ेंगे। उसमें कहाँ पढ़ेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, ठीक है, पर्पस क्या है इसका। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, एक फ्रेमवर्क है। क्या फ्रेमवर्क है कि भैया आपकी कंट्री चलेगी कैसे, क्या रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे कंट्री को चलाने के लिए। और ये अब जैसे एक मेरे पॉलिटी के एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी पुरानी, उसमें लेक्चर्स हैं, पहले 2-3 लेक्चर पढ़ लो, वहाँ पे इंट्रोडक्शन अच्छी दी हुई है, पॉलिटी आपको समझ आ जाएगी वहाँ पे। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ। अब यहाँ पे पॉलिटी जो होती है ना, कैसे होती है, वो ऐसे होता है कि आपको जैसे कोई आप बुक पढ़ते हो, ठीक है। आप बुक पढ़ते हो, उसमें क्या होता है, बुक में चैप्टर होते हैं, यही होता है ना, चैप्टर के अंदर चीजें लिखी होती हैं। वैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है। उसमें पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे चलता है, ठीक है। एक तो पार्ट्स होते हैं, और पार्ट्स के अंदर ही आर्टिकल्स होते हैं। मतलब कोई भी बात करनी है तो हम आर्टिकल में करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 ये कहता है, आर्टिकल 2 ये कहता है, वो पूरा हम समझेंगे, ठीक है। और एक तो ये बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, पार्ट, पार्ट के अंदर होते हैं आर्टिकल्स। उसके बाद एक होता है प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्शन, कि भाई मोटी मोटी बात करें कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। जैसे आपके पास उसको कहीं बोला जाता है आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड में आपकी जरूरी चीजें लिखी होती है ना, क्या लिखा होता है, भाई नाम क्या है, कोई अगर स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है, रोल नंबर क्या है। तो वैसे ही प्रेम्बल में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सारी लिखेंगे। इसके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं प्रेम्बल को, ठीक है। उसके बाद होते हैं शेड्यूल। अब इसका क्या काम है, यही चीज होती है, बस इन्हीं चीजों से मिलके आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, ठीक है, 1950 में लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। तो लागू कब हुआ था, 1950 में। कुछ चीजें 1949 में ही लागू हो गई थी, वो हम देखेंगे क्या।
अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास थे कितना, तब हमारे पास थे 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स। अब मैंने बताया पार्ट्स के अंदर ही आर्टिकल्स होते हैं, और 8 शेड्यूल, ठीक है। और आज हमारे पास हैं 25 पार्ट्स। अब यहां पे गलती क्या करते हैं, 448 आर्टिकल्स, आर्टिकल पार्ट्स के अंदर होता है, 8 से 12 शेड्यूल हो गए, और ये चीजें, तो ये फर्क आया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो 25 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये 22 के बाद कोई ऐड नहीं हुए, ये कैसे 25 हो गए वो देखते हैं। अब जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन खोला मैंने, अब हम डिटेल में देखेंगे। आज हमने क्रक्स लेना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, कि वो क्वेश्चन हल करने के लिए। अब एक तो प्रेम्बल होगा, मैंने बताया था, एक इसमें प्रेम्बल हो गया। प्रेम्बल में क्या बात की होती है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, वो सारा प्रेम्बल में है। टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सोन सोशली सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारा हम पढ़ेंगे आगे। तो ये एक तो प्रेम्बल होता है उसमें, ठीक है। दूसरे होते हैं ये शेड्यूल्स, ठीक है, ये शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 12 शेड्यूल हो गए तुम्हारे पास। एक प्रेम्बल, 12 शेड्यूल, और ये होते हैं पार्ट्स। अब ये देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये पार्ट थे, पार्ट 1। अब पार्ट कैसे थे, देखो, जैसे हमारी कंट्री 1947 में आज़ाद होती है, तो हम अभी भूल जाओ प्रेम्बल को, भूल जाओ शेड्यूल को, भूल जाओ, अब पार्ट्स और आर्टिकल्स पे फोकस करो। पहला हम फोकस करेंगे पार्ट्स, और पहला हम फोकस करेंगे पार्ट्स और उसके अंदर आर्टिकल्स पे। अभी प्रेम्बल और शेड्यूल को भूल जाओ, वो अभी बाद में लेते हैं। अब जैसे देश आज़ाद होता है, तो हमारी कंट्री आज़ाद होती है, तो उसको हमें ये पहले पार्ट में क्या लिखा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, कि भैया हमारी टेरिटरी है कितनी, उसका नाम क्या होगा। तो इसलिए पहले उसमें पार्ट 1 में 4 आर्टिकल है, 1, 2, 3, 4, और वो आर्टिकल किससे रिलेटेड है। पहला आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द कंट्री। पहले आर्टिकल में ही लिख दिया गया था, देखो पहला आर्टिकल तुम देखो, वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आज सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। अब आज बड़ी बात होती है ना कि भारत नाम क्यों रख दिया गया इंडिया से, भैया पहला आर्टिकल पढ़ो आप। पहला आर्टिकल में ये लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, 26 नवंबर, ये तब का है, ये आज नहीं है। तो तब ही 2 नाम रख दिए गए, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत, वो क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब यहां पे हमारे ऑफिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी कंट्री के 2 ही नाम है, इंडिया और भारत, ठीक है। अब पहले तो हमने नामकरण कर लिया पहले पार्ट में देश का, तो पहले पार्ट में हमने नामकरण किया कि भैया देश का नाम क्या होगा, वो पहला पार्ट हो गया। अब पार्ट 1 में जितनी बात करेंगे वो आर्टिकल्स में करेंगे, मैंने बताई कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज यही है। पार्ट 1 का नाम भी है, पार्ट 1 का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और आर्टिकल्स 1 to 4 उसमें डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर आज सिर्फ क्रक्स लेंगे है क्या। पहले हमने कंट्री बनाई, उसका नामकरण किया, उसके अंदर 1, 2, 3, 4 आर्टिकल्स में बातें जो भी करेंगे वो आर्टिकल में करेंगे, ठीक है भाई, 1, 2, 3, 4। अब पार्ट 2 में हमने भैया उस कंट्री के अंदर लोग तो रहेंगे, अब जो लोग रहेंगे उनको सिटीजनशिप देनी है, किन किन लोगों को सिटीजन, कौन कौन से बंदे सिटीजन हैं, कौन से सिटीजन नहीं है, वो हमने पार्ट 2 में लिखा। और जो बातें की कौन से सिटीजन होंगे कौन से नहीं होंगे, वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक की, वो पार्ट 2 में आ गया। पार्ट 1 में इनको डिटेल में लेंगे। पार्ट 1 में पहला हमने नामकरण कर लिया देश का, इंडिया दैट इज भारत, वो नामकरण जितनी बातें की गई आर्टिकल्स में करेंगे। पार्ट 2 में हमने अब अपने लोगों को सिटीजनशिप दी, जो आर्टिकल 5 से 11 तक बातें की, किस किस को देनी है, वो बातें जितनी भी करेंगे वो आर्टिकल्स में करेंगे, ठीक है भाई। बात करेंगे आर्टिकल 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, 8, 9, 10, 11, 12। अब पार्ट 3 है, उन्हीं लोगों को राइट्स देंगे, फंडामेंटल राइट्स, उनको क्या हक दिए, वो पार्ट 3 में। और जितनी बातें करेंगे वो आर्टिकल में करेंगे, आर्टिकल 12 से लेके तुम्हारे आर्टिकल 35 तक वो यहां पे आ गया, ठीक है, डिटेल में लेने वाले हैं हम। अब उनको हक भी दे दिए। ऐसे पार्ट 1 में हमने
कंट्री का नामकरण कर दिया, पार्ट 2 में सिटीजनशिप दे दी, पार्ट 3 में उनको राइट्स दे दिए। अब पार्ट 4 में क्या लिखा गया? पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि भैया जो स्टेटें होंगी वो चलेंगी कैसे, उनका मार्गदर्शन क्या होगा, कैसे उनको पॉलिसी बनानी है, वो पार्ट 4 में बताया। ठीक है ना, इसीलिए अभी बात होती है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टिव्स दे दिए गए थे पहले ही। ये देखो आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव दे दिए गए थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए शादी और डाइवोर्स सबके लिए बराबर होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो हम डिटेल में लेने वाले हैं उसको। पहला हम ये कर रहे हैं, पार्ट 4 ये आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, भैया कंट्री को कैसे चलाना है, क्या पॉलिसी बनानी है, इसके हिसाब से आप पॉलिसी बनाओ। अब यहां पे ये देखो पार्ट 4A, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसकी अमेंडमेंट की गई, मतलब चेंजेस लाएगी, कैसे अमेंडमेंट होती है वो हम आगे देखेंगे। पार्ट 4A जहां पे ABCD आया, इसका मतलब वो बाद में ऐड हुआ है। पार्ट 4A ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब यहां पे इसीलिए 22 पार्ट थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और अब 25 कैसे हो गए, इनको मिला के 25 हुए। कोई 22 के बाद कोई 23, 24, 25, 26 नहीं है, 23, 24, 25 नहीं है, ये देखो 22 पे खत्म हो जाता है, 10, 20, 21, 22 पे खत्म हो जाता है। फिर 25 पार्ट कैसे बन गए, ये बीच में मिला के इनको 4A ये मिल गया, 4 के बाद ये 5 गिन लिया इसको, इनकी काउंटिंग में 25 पार्ट है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि भैया पार्ट कितने हैं, आपने 25 लिखना है, अब 22 के बाद तो नहीं है, वो 25 कैसे हो गए, ऐसे ही पार्ट 4A जैसे ऐड हुआ बाद में। अब पार्ट 5 यूनियन के बारे में बताता है कि जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसको कैसे काम करना है। वैसे ही पार्ट 6 स्टेट्स के बारे में बताता है, ऐसे चलता जाएगा। पार्ट 6 किसके बारे में बताता है, स्टेट्स के बारे में बताता है। पार्ट 7 आ गया तुम्हारा यूटी का, यूनियन टेरिटरीज के बारे में पार्ट 7 आ गया। ठीक है, ओ सॉरी, पार्ट 7 जो है वो रिपील्ड होगा। पार्ट 7 जो है वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ पार्ट 7? पार्ट 7 ही ऐसा पार्ट है जो रिपील्ड हुआ, खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि जब आज़ादी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमने जितने अपने टेरिटरी थी उसको 4 भाग में डिवाइड किया था, ABCD में। ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, दूसरे क्वेश्चन में हम वही देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये देखो। टेरिटरी में होगा, यहाँ पे देखो, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई, देश आज़ाद हुआ, तो हमने जो सब टेरिटरी, पूरी इंडिया की टेरिटरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D में। पार्ट A में गवर्नर प्रोविंस आ गई, पार्ट B में प्रिंसली स्टेट्स आती थी, ऐसे 4 पार्ट थे। पर बाद में 1956 में उन सबको हमने एक स्टेट्स और यूटी में बना दिया, जो आज चल रहा है, स्टेट्स और यूटी में। तब 14 स्टेट थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ये हम पूरा इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। उस पार्ट 7 इसलिए डिलीट करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट डिलीट हो गई, ABCD वाला खाता ही डिलीट हो गया, तो पार्ट 7, वो ABCD वाला खाता पार्ट 7 में था ना, तो वो डिलीट हो गया, तो फिर हमें रखने की जरूरत नहीं थी पार्ट 7, तो इसलिए वो पार्ट 7 रिपील्ड हो गया, क्योंकि वो स्टेट इनसे रिलेटेड था। तो पार्ट 7 जो है वो रिपील्ड हो गया। अब पार्ट 8 में यूटी के बारे में है, पार्ट 9 में पंचायत के बारे में है, पार्ट 10 में तुम्हारा, अब देखो यहाँ पे पार्ट 9 पंचायत है, पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज आ गया, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गया। जब इसका मतलब A, B ये बाद में ऐड हुए, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट 10 है, पार्ट 11 है, ऐसे हम काउंट करेंगे तो ये कितने बन के आएंगे, 25। तो लोग काउंट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये 25 है या नहीं, ठीक है। एक पार्ट 1 हो गया पहला, पार्ट 2 दूसरा, पार्ट 3 तीसरा, पार्ट 4 चौथा, पार्ट 4A 5वां, पार्ट 5 6वां, पार्ट 6 7वां, पार्ट 7 तो डिलीट हो गया था, तो पार्ट 7 को डिलीट बोलेंगे नहीं हम। तो पार्ट 8 8वां, पार्ट 9 9वां, पार्ट 9A 10वां पार्ट हो गया, पार्ट 9B 11वां पार्ट हो गया। तो पार्ट 10 12वां पार्ट हो गया, पार्ट 11 13th,
पार्ट 12 हो गया 14th, ठीक है। जो पार्ट 13 हो गया कितना हो गया 15th, फिर पार्ट 14 हो गया 16th, फिर पार्ट 14A ये 17th आ गया, पार्ट 15 जिसमें इलेक्शंस है ये 18 आ गया, पार्ट 16 ये 19 आ गया, पार्ट 17 ये 20 आ गया, पार्ट 18 21 आ गया, पार्ट 19 22 आ गया, पार्ट 20 23 आ गया, पार्ट 21 24 आ गया, और पार्ट 22 आ गया 25। तो इसीलिए यह ऐसे हुआ है 25 पार्ट्स, ठीक है। कोई अलग नहीं है 25 पार्ट्स के भाई 20-22 के बाद 21-22-23-24-25 हो, वैसा कुछ नहीं है। बीच में ABCD जो बाद में अमेंडमेंट्स हुई थी, तो अमेंडमेंट्स हुई थी वो पार्ट्स बन गए, ठीक है, आया समझ। तो ऐसे 25 पार्ट हुए हैं। अब मैंने बता दिया कि भैया आज़ादी के पहले 22 पार्ट थे, कैसे 25 पार्ट हो गए। तो 448 आर्टिकल जो उसके अंदर हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। तो अब हमें शेड्यूल की जरूरत क्यों पड़ी? प्रेम्बल तो बता दिया, वो प्रेम्बल जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्रक्स प्रेम्बल में पहले ही बता दिया, वो हमने ये देखना है, आगे सब कुछ पढ़ेंगे, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब शेड्यूल की क्यों जरूरत पड़ी? अब शेड्यूल की क्यों जरूरत पड़ती है ये देखो। अब जैसे अब एक चीज समझो कि जो पार्ट 1 क्या बोलता था, नामकरण करना। अब हमने पार्ट 1 में नामकरण करते थे। अब अगर रोज तो नई स्टेटें पैदा हो जाती हैं, अब उसके बाद आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकल गई, ठीक है। मैंने बताया ना आज़ादी के पहला 14 स्टेट थी, आज कितनी हो गई है 28 है ना। तो इसीलिए नहीं तो फिर हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार कुछ ना कुछ डालना पड़ता। यहाँ पे इंडिया दैट इज बार शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो अब यहाँ पे ही सब कुछ डालना पड़ता, सारी स्टेटों के नाम यहाँ पे डालने पड़ते। अब वहां पे जो नामकरण किया है वहां पे हमने यहाँ पे ये लिख दिया है कि जो स्टेट्स और टेरिटरीज होंगी वो वही होंगी जो फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। अब हमने जितने भी नामकरण करने हैं वो हम फर्स्ट शेड्यूल में करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए ये भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट शेड्यूल में जो लास्ट में आता है वहीं पे चेंजेस कर दिया करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे चेंजेस ना करनी पड़े, तो शेड्यूल में ही चेंजेस कर दिएंगे। तो हमने वो ही भरना है कि जो नामकरण करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, वो फर्स्ट शेड्यूल में। वो पहले का जो नामकरण करना फर्स्ट शेड्यूल में करो, इसलिए ये देखो फर्स्ट शेड्यूल। अब ये देखो फर्स्ट शेड्यूल में सारे नाम करना है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, और जो नई स्टेट बनी थी लास्ट वाली वो देखो तेलंगाना 28 2014 में जो बनी थी, तो वो हम सारा कुछ कहाँ लिख लें, फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। नहीं तो इतना सारा 1 2 3 4 ये सारे 4-5 पेज भर के हमें यहाँ पे लिखने पड़ते पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 कितना बल्कि हो जाता, तो हर बार इसको चेंजेस करनी पड़ती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो ना करनी पड़े, तो इसीलिए हमने जो चेंजेस करे हैं वो लास्ट में शेड्यूल में करेंगे। वैसे ही एक चीज और है, अब ये बताया तुम्हें कि किस लिए हमने शेड्यूल लाया। अब आर्टिकल जैसे 246 है, ये देखो ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आर्टिकल 246 देखते हैं। अब आर्टिकल 246 में बोला गया है कि कानून बनाने की पावर स्टेट के पास अलग है और सेंटर के पास अलग है। वो कानून किसके हिसाब से बनाओगे, वो लिस्ट के हिसाब से बनाओगे। वो किसके हिसाब से बनाओगे, 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सेंटर को पावर है कानून बना के, स्टेट लिस्ट में स्टेट को पावर है कानून बनाने पे, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को पावर है कानून बनाने पे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इधर खिचड़ी ना बन जाए, इसीलिए बोला कि भाई जो लिस्ट होगी वो कहाँ दी है, शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में आप जाके देखो, क्योंकि वो लिस्टें चेंज होती जाएंगी, तो इसलिए इसमें खिचड़ी ना पके, तो शेड्यूल 7 में खिचड़ी पकाओ यहाँ पे पीछे आके। तो इधर शेड्यूल 7 में देखो ये सारी खिचड़ी यहाँ पे शेड्यूल 7 में, क्योंकि बार बार एक जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगी वो शेड्यूल में आ गई, ठीक है ना। वो जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होनी है ना तो वो शेड्यूल में करेंगे, क्योंकि शेड्यूल लास्ट में होता है ना, तो शेड्यूल लास्ट में होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में खिचड़ी ना बन जाए, तो शेड्यूल में खिचड़ी बने, वो बात लास्ट में होती है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो देखो शेड्यूल 7 में तुम्हारा आर्टिकल 256 यही जो 7 शेड्यूल के बारे में बात करता है, उसमें लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है। ये सारे लिस्ट है कि डिफेंस पे कानून कौन बना सकता है, यूनियन, वो वहाँ पे कोई स्टेट नहीं बना सकती। नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स पे कानून, डिलिमिटेशन होगी, नेवल हो गया, आर्म्स हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, इन सब पे, इन सब वार, पीस, फॉरेन सिटीजनशिप पे कौन कानून बना सकता है, सेंटर, एक्सट्राडिशन, ये रेलवेज पे कौन बना सकता है। ये सारी कितनी चीजें हैं, ये सारी आपके पास आ गई 97 मैटर्स जो हैं जिन पे कानून कौन बना सकता है, सेंटर बना सकती है। और स्टेट के पास देखो कितने स्टेट इस पे कानून बना सकती है, जैसे पब्लिक ऑर्डर पे, लोकल गवर्नमेंट पे,
ऐसे एग्रीकल्चर पे, वैसे स्टेट के पास 66 चीज़ें हैं जिस पे स्टेट कानून बना, कॉन्करेंट जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं, उस पर कितनी चीज़ें हैं, तो उस पर है तुम्हारा 47। तो ये चेंज मतलब बार बार चेंज होगा ना, तो इसीलिए उसको आर्टिकल के अंदर खिचड़ी ना बन जाए, तो हमने बता दिया भैया। तो ये वही, अगर लिस्टें जाके देखनी है तो शेड्यूल 7 में जाके देखो, वो आर्टिकल के नीचे लिख दिया जाए, तो हम फिर शेड्यूल में देखेंगे। इसलिए शेड्यूल बनाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खिचड़ी ना बने, कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो लास्ट में हम शेड्यूल में देखेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैंने बता दिया शेड्यूल क्यों बने। अब हमने डिटेल स्टडी करनी है शेड्यूल की, सब ये सारी डिटेल स्टडी होगी। अब मुझे ये बताओ, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जितनी हमने आज बातें की हैं, अब दोबारा हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? अब क्वेश्चन ये था कि बताओ भैया चीफ पर्पस क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? चीफ पर्पस देखो, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ बनाने के लिए, इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस बनाने के लिए, डिफाइंस द लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने के लिए, इट्स की सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए। लग रहा तुम्हें सब सही होगा, पर यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो किस लिए है? वो सी है कि भैया पावर डिफाइन करती है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करती है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो सेंटर बहुत पावरफुल होता, ठीक है, वो तो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स भी ना देता। अगर यहाँ पे कोई रूल बुक ना होती तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? वो लिमिट कर रहा है ना सरकार की पावर को। और लिमिट कैसे करता है? कि तुम्हारे पास राइट है आर्टिकल 226 में, आर्टिकल उसके बाद 226 में तुम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो, आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो तुम, ठीक है, अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट स्टेट हर्ट करती है तो, ठीक है। अब जब जब यहां पे पॉलिटी में वर्ड स्टेट आता है, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं। अब देखो, कंट्री एक जियोग्राफिकल टर्म है, स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है। जियोग्राफिकल टर्म मतलब कंट्री एक सिर्फ एरिया का नाम है, उसको कंट्री बोलते हैं। और स्टेट क्या है? पॉलिटिकल टर्म। पॉलिटिकल टर्म क्या है? जिसमें लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो और उसके बाद जुडिशरी हो, मतलब जिसमें सारे ऑर्गन्स हों, उसको स्टेट बोला जाता है, ठीक है। जिसमें सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एंटिटी हो, सिर्फ एरिया हो, उसको कंट्री बोला जाता है। और तीसरी चीज होती है नेशन, किसको बोलते हैं? वो मैंने एक एंथ्रोपोलॉजी का लेक्चर लिया था, पहले 1-2 लेक्चर थे शायद, उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था कि भाई कि होमोजीनियस कल्चर हो उसको कैसे किसी को नेशन बोला जाता है। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर समझना है तो वो एक एंथ्रोपोलॉजी के पहले 1-2 लेक्चर हैं, उसमें मैंने पूरा कल्चर के बारे में समझाया, वहां पे देखो आप। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा कि भाई ये जो रूल बुक बनी है ये सिर्फ इसलिए बनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल ना हो जाए, उसकी पावर पे लिमिट लगाना जाए। कैसे लिमिट लगाते हैं? ऐसे लिमिट लगाते हैं, देखो उस पर कैसे लिमिट लगाते हैं? फंडामेंटल राइट्स देके, कि वो सेंटर फंडामेंटल राइट को हर्ट ना कर सके। लोगों के फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फ्रीडम देके, राइट टू फ्रीडम आ गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ गया, कल्चरल राइट्स आ गए, ठीक है ना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, के तुम कोर्ट में जा सकते हो अगर तुम्हारे राइट हर्ट किए। तो पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल देता है स्टेट को कि भैया इस हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाना, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारे पास और क्या चीजें आ जाती हैं? उसके बाद तुम्हारी जुडिशरी आ जाती है। जुडिशरी, अगर जुडिशरी ना हो, ठीक है, जैसे एनजेएसी लागू हो गया था तो जुडिशरी ने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि वे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये अगर ना होता तो ये चीजें क्या, जुडिशरी क्या करेगी? चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए ना, कि सेंटर को चेक करेंगे कोई ऐसा कानून ना बना जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। तो क्योंकि इंडिया में जो है ना सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, ब्रिटिश में पार्लियामेंट उनका सुप्रीम है, इसलिए उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अनरिटन का मतलब होता है भाई कोडिफाइड नहीं है, ठीक। ये अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि भाई लिखा गया नहीं है, लिखा गया नहीं है भैया, वो कोडिफाइड नहीं है, एक प्रॉपर एक बुक में नहीं है, ठीक है ना। हमारा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि हमने हर जो चीज थी ना वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, एक एक बारीक चीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, ठीक है ना। किसकी क्या पावर्स रहेंगी, हमारे 3 टायर सारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि लोकल बॉडीज को भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी, पंचायत को और म्यूनसिपलिटीज को, इसलिए हमारा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, ठीक है भाई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का मतलब ऐसे 2 क्वेश्चन तुम्हें आना ही। आप देखो ये क्वेश्चन तुम्हें पता चल गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पज क्या है? भैया गवर्नमेंट को एक लिमिटेशन लगाने के लिए, उसलिए क्योंकि वहां पे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बाद तुम्हारी जुडिशरी है, उसके बाद तुम्हारे इलेक्शन कमीशन है जो बॉडी, उसके बाद कैग है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑडिटिंग करेगा। तो ये बॉडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगी यूनियन गवर्नमेंट पे, कि यूनियन गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी फैसला ना ले पाए, ठीक है भाई। तो इसका चीफ पर्पस क्या था? ये तो आज हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन दी है, आगे वाले लेक्चर में हम प्रॉपर लेंगे।
ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर द गवर्नमेंट। तो चीफ पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो चीफ पर्पस एक रूल बुक है, फ्रेमवर्क है, कैसे हमारी कंट्री को गवर्न किया जाएगा। तो इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है, फ्रेमवर्क है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे एक कंट्री को या स्टेट को कैसे गवर्न किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो लिमिट करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑल पावरफुल ना हो जाए। आया समझ? वैसे अगला लेक्चर में हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में क्या है, क्या उसके बारे में ये हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसी से लिंक करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल में बना, 46 से 49 में ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे कौन थे, इन्होंने बनाया क्या, वो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, ओके।